नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू एमपीपीएससी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि स्टडी आईक्यू द्वारा आपके लिए खास सीरीज शुरू की गई है जिसका नाम है जिला दर्शन। और जिला दर्शन के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के हर एक जिले से संबंधित उन खास पहलुओं को आपके सामने रख रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो या तो किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जहां से प्रश्न आने की संभावना है आगामी समय में। साथियों, यहां पर एक बात और स्पष्ट कर दूं कि यहां पर हर एक जिले से संबंधित जरूरी बातों को क्लासिफाई वे में आपके सामने रखा जा रहा है। आप सभी देख रहे हैं इतने दिनों से कि हम हर एक जिले से संबंधित उसके ऐतिहासिक पक्ष को, उसके भौगोलिक पक्ष को, उसके सांस्कृतिक पक्ष को, वहां के मनोरंजन या खेलकूद वाले पक्ष को, एक जिला एक उत्पाद को, पर्यटन को, आर्थिक पक्ष को और अन्य तथ्यों को, ऐसे कई सारे पहलुओं को आपके सामने रख रहे हैं। मतलब बहुत ही क्लासिफाई वे में किसी भी जिले से संबंधित खास जानकारी आपसे शेयर की जा रही है और केवल वो जानकारी आपके सामने रखी जा रही है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। यहां पर हमारा प्रयास हर एक इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना नहीं है, सिलेक्टिव जरूरी बातों को आपके सामने रखना है जो कई बार एमपीजी के पढ़ते वक्त हमारे पढ़ने के दायरे से छूट जाता है, उसमें नहीं शामिल हो पाता है पर जरूरी होता है। साथियों, यहां पर जिला दर्शन में हम पहुंच चुके हैं मुरैना पे, मध्य भारत के पठार में विद्यमान चंबल संभाग का एक खास जिला साथियों, जो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला माना जाता है। और यह उन 6 जिलों में शामिल है जिनकी सीमा एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करती है। जी हां, मध्य प्रदेश के उन 6 जिलों में से एक जिला जो एक से अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। साथियों, मध्य भारत के पठार का यह जिला अपने चंबल नदी के कारण हुए अवनालिका अपर्दन के लिए तो जाना ही जाता है, साथ ही साथ यहां पर सरसों का उत्पादन हो और प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री हो, उसके लिए भी यह जिला जाना जाता है। तो मुरैना से संबंधित खास बातों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि हम किसी भी जिले से संबंधित उसके नक्शे को देखने का प्रयास करते हैं और उसमें हम 2-3 बातों को देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि उसकी अवस्थिति कहां नजर आ रही है, उसकी लोकेशन आपको कहां नजर आ रही है। तो ये आपको मुरैना नजर आ रहा है साथियों। मतलब मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, नदर्न पॉइंट ऑफ मध्य प्रदेश। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे नदर्न पॉइंट तो मुरैना है, पर सबसे ज्यादा दक्षिणी में कौन सा बिंदु है, मतलब मध्य प्रदेश का दक्षिणतम बिंदु सदर्न पॉइंट किस जिले में है, यह आपको बताना है। सबसे पूर्वी आपको बताना है और सबसे पश्चिमी मतलब वेस्टर्न बताना है आपको। यह आपका होमवर्क है साथियों। यहां पर एक बात तो स्पष्ट हो गई कि मध्य प्रदेश का उत्तरी बिंदु जो नदर्न पॉइंट है, ठीक है, जो नदर्न पॉइंट है वो आपका मुरैना में, नंबर 1। नंबर 2, संभाग की हम बात करें तो चंबल संभाग का ये हिस्सा है, चंबल डिवीजन के अंतर्गत आता है, ये दूसरी बात। तीसरी बात जो मैंने आपको अभी बताई कि ये उन 6 जिलों में शामिल है जिनकी सीमाएं एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करती हैं। तो यहां पर आपको देखना होगा कि मुरैना जो है, एक तो उत्तर प्रदेश और एक राजस्थान, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश प्लस राजस्थान, इन 2 जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। बिल्कुल स्पष्ट आपको नजर आ रहा है। तो साथियों, यहां पर 3 फैक्ट तो आपके बिल्कुल क्लियर हो गए और यहां से प्रश्न आते हैं, ये आप जानते हैं, आप अलग अलग एग्जाम में देख सकते हैं। या तो प्रश्न ये आता है कि भाई सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, या तो आता है कि कौन सा जिला किस संभाग के अंतर्गत है, या तो ये आता है कि किस पठार का भाग है। तो पठार भी आपको नजर आ रहा है, मध्य भारत का पठार। जी हां, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत ये है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी जो सीमाएं हैं वो किन राज्यों की सीमाओं को स्पर्श कर रही हैं, तो वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं को स्पर्श कर रही है। 4 बहुत जरूरी बातें हैं जो यहां पर आपको नक्शे से स्पष्ट हो रही हैं और ये चारों बातें ऐसी हैं जहां से या तो कभी ना कभी प्रश्न आए हैं या आने की संभावना। तो 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट तो आपके यहां पर कवर अप हो गए। तो याद रहे, 2 राज्यों की या एक से ज्यादा राज्यों की सीमाओं को छूने वाले 6 जिले हैं मध्य प्रदेश में, उनमें से ये एक है। अब आपका एक होमवर्क और ये है, आपको ये बताना है कि बचे हुए 5 जिले कौन से हैं। आपको मैंने 2 होमवर्क दिए दोस्तों। पहला तो आपको ये बताना है कि मुरैना के अलावा वो बचे हुए 5 जिले कौन से हैं जो एक से ज्यादा राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया है कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन से जिले के अंतर्गत हैं, ये भी आप बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप जानते हैं कि हम किसी भी जिले से संबंधित सबसे पहले उसका ऐतिहासिक पक्ष देखते हैं। याद करिए, हम जब
श्योपुर देख रहे थे, हमने तब भी डिस्कस किया था। हम जब ग्वालियर पे चर्चा कर रहे थे तब भी हमने देखा था, और अब हम मुरैना पे भी इसी बात को दोहराएंगे। भिंड में भी हमने चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी हमने चर्चा की थी कि भाई मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, और उन उत्तरी क्षेत्रों में मुरैना, भिंड, श्योपुर, ग्वालियर आते हैं। यहां पर लोह युगीन संस्कृति मतलब आयरन एज कल्चर के एविडेंस मिले। और मैं आपको 3 बार पहले भी अलग अलग जिलों में स्पष्ट कर चुका हूं, फिर एक बार कर देता हूं कि आयरन एज कल्चर मतलब, लोह युगीन संस्कृति मतलब एक ऐसा समय जब मानव ने पहली बार लोहे का उपयोग करना शुरू किया था अपने दैनिक कार्यों में, अपने घर के उपकरणों में, अपने आभूषणों में, अपने बर्तनों में, अपने हथियारों में। अलग अलग तरह के उपकरण, हथियार, ये सब चीजें, घर की सामग्री उसने लोहे से बनाना शुरू की थी। मतलब लोहे की खोज हो चुकी थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आदि मानव ने या हमारे पूर्वज ने सबसे पहले पत्थर का प्रयोग किया, और उस टाइम पीरियड को हम स्टोन एज, पाषाण काल के नाम से जानते हैं। उसके बाद यदि हम धातु की बात करें, मेटल की बात करें, तो सबसे पहले कॉपर का उसने यूज किया, तांबा, और फिर उसके बाद उसने कांसे का, ब्रॉन्ज का यूज किया। तो जब उसने कॉपर का यूज किया तो हम उसे चैल्कोलिथिक पीरियड कहते हैं। जब उसने ब्रॉन्ज का यूज किया मतलब कांसे का, तो उसे हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन उसी का पार्ट है। और फिर जब उसने लोहे का प्रयोग किया चौथे नंबर पर, उसे आयरन एज कल्चर कहते हैं। तो सीधे प्रश्न आएगा कि आदि मानव ने या मानव ने पहली बार, आदि मानव कहना सही नहीं रहेगा, ठीक है, वो आदि मानव से बहुत आगे आ चुका था, एक सभ्यता वो स्थापित कर चुका था, तब तक एक सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश कर चुका था। मानव कहना सही रहेगा। मानव ने जब पहली बार लोहे का प्रयोग किया मतलब लोह युगीन संस्कृति, उसके साक्ष्य मध्य प्रदेश से कहां से मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र से मिलते हैं, और उसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर ये सब हैं। तो मुरैना उसमें शामिल है, आपको पता रहे। ठीक, एक पॉइंट तो ये जो कि हिस्ट्री से संबंधित है सीधा, ठीक। तो यहां पर लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य, ठीक है, यहां पर आयरन एज कल्चर के एविडेंस, एक तो ये। दूसरा, हिस्ट्री से ही संबंधित एक और बहुत जरूरी फैक्ट साथियों, मुरैना के निकट बरवाई गांव में 2009 में राम प्रसाद बिस्मिल का मंदिर बनाया गया। साथियों, टेंपल ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल जी built in 2009 in बारवाई विलेज नियर मुरैना। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का मंदिर। राम प्रसाद बिस्मिल जी कौन नहीं जानता? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो बनी थी 1924 में, अक्टूबर 1924 में, और उस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने अगस्त 1925 में लखनऊ सहारनपुर लाइन पर काकोरी जा रही 8 डाउन ट्रेन को लूटा था, जैसे अपन काकोरी घटना भी कहते हैं, ताकि ब्रिटिशर्स के खजाने से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सके, उसमें मदद मिल सके। इसके लिए इन लोगों ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स ने, उनमें राम प्रसाद बिस्मिल जी भी शामिल थे। और काकोरी घटना के बाद इन सभी को सजा हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी हुई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल जी को जब फांसी हुई थी तो इन्होंने क्या कहा था? इनका स्टेटमेंट था, इनका कथन था कि मैं राज्य के पतन की कामना करता हूं। तो साथियों, उन्हीं राम प्रसाद बिस्मिल जी का मंदिर जो है वो मुरैना के आपके बरवाई गांव में 2009 में स्थापित किया गया। यह पॉइंट आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला इसी में हम देखें, इतिहास में ही हम देखें कि सबलगढ़ जो है वहां का एक किला है जिसकी पिक्चर आपको यहां नजर आ रही है। इसकी नींव गोपी सिंह द्वारा 18वीं सदी में रखी गई थी। अब देखो होता क्या है कि हर एक का हमें नहीं देखना होता है कि ये संरचना, ये स्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग, ये किला, ये फोर्ट कब बना, ये सबका ईयर, सबका टाइम पीरियड नहीं देखना होता, पर कुछ कुछ का जरूरी होता है, तो इसका भी जरूरी है। साथियों, सबलगढ़ का किला जो है ये गोपी सिंह द्वारा 18वीं सदी में तैयार किया गया। फोर्ट ऑफ सबलगढ़ बाय गोपी सिंह इन 18th सेंचुरी, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े, दैट्स इट। तो ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पर 3 जरूरी फैक्ट हैं। लोह युगीन संस्कृति के एविडेंस यहां से मिले। दूसरा, यहां पर राम प्रसाद बिस्मिल जी का मंदिर बनाया गया 2009 में। तीसरा, सबलगढ़ का किला जो कि गोपी सिंह ने 18वीं शताब्दी में बनाया। ये 3 फैक्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक। बस इसके अलावा कुछ नहीं। सीधे आइए भौगोलिक।
अब भौगोलिक में, ज्योग्राफी में आप मैक्सिमम चीजें तो देख चुके हैं। आप देख चुके हैं कि इसके पड़ोसी जिले, अभी आपने नक्शा देखा था बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो पड़ोसी जिले ये हैं, ये पड़ोसी जिले, ये मुरैना है तो इधर भिंड देख लीजिए, ये ग्वालियर देख लीजिए और ये श्योपुर देख लीजिए। हालांकि पड़ोसी जिले पे कभी प्रश्न एज सच आता नहीं है, ठीक है, पर फिर भी यहां पर देख लेते हैं श्योपुर, ग्वालियर और भिंड। पड़ोसी राज्य पे जरूर प्रश्न आता है और वो भी मैंने आपको नक्शे में स्पष्ट किया था, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक, इसके अलावा पठार, मध्य भारत का पठार, संभाग चंबल संभाग है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु है और ये उन जिलों में है जिनकी सीमा एक से अधिक राज्य को छूती है, ये उन जिलों में से एक है साथियों। यही बात यहां पर इंग्लिश में भी मेंशन है, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट श्योपुर, ग्वालियर, भिंड। इसके अलावा नेबरिंग स्टेट में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हर वही चीज यहां पर इंग्लिश में ही मेंशन है हमारे इंग्लिश मीडियम के साथियों के लिए। नदर्न पॉइंट ऑफ स्टेट, चंबल डिवीजन, प्लेटी ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। ज्योग्राफी में ही हम ये भी देखते हैं कि चूंकि चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र यहां से है ना, और चंबल नदी इस तरह से यहां से बहती है कि वो इस क्षेत्र की, इस मैदान की, यहां की पूरी मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाती है। और जब नदी अपने साथ मिट्टी को बहा के ले जाती है तो उसे अपन अपरदन कहते हैं। परंतु चंबल नदी इतनी ज्यादा गहराई से यहां की मिट्टी को काट के ले जाती है कि वहां पर अब नालिका बन जाती है, वहां पर बहुत गहरे गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है, और वो क्षेत्र फिर उपजाऊ क्षेत्र नहीं रह जाता, कृषि के संबंध में उसका कोई महत्व नहीं रहता, पूरी जमीन खराब हो जाती। तो इस तरह का अवनालिका अपरदन यहां पर होता है। तो किस नदी के कारण? चंबल नदी द्वारा मुरैना में होने वाला जो अवनालिका अपरदन है उसे किसानों के लिए रेंगती हुई मृत्यु कहा गया है। रेंगती हुई मृत्यु मतलब अपरदन हो रहा है धीरे धीरे, मतलब एक तरह से किसान के लिए मृत्यु आ गई। क्यों? क्योंकि अब वो जो जमीन है, अब वो जो खेत है, अब वो जो क्षेत्र है, वो उपजाऊ नहीं बचा, वो उत्पादन लायक नहीं बचा। क्यों? क्योंकि पूरा गड्ढा वहां पर हो गया है। इस तरह से देखिए आप, ये देखिए, ये यदि आपको पिक्चर स्पष्ट नजर आ पा रही हो, मैं देख लेता हूं, हाँ बिल्कुल स्पष्ट आ रही नजर। ये देखिए, ये पूरी नाली बन गई है, इसलिए नाम पड़ा अवनालिका अपरदन। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये गली इरोजन कहते हैं इंग्लिश में। ये देखिए पूरी इस तरह से ये पूरी नदी जो है पूरे क्षेत्र को बहा के अपने साथ ले गई। अब ये खेत था, अब बीच में इतनी बड़ी अवनालिका, ये गली इरोजन हो गया, किस काम का भी खेत बचा ये बताइए आप। हाँ, इसी क्षेत्र पे फिर जो बागी लोगों के लिए ये क्षेत्र बड़ा चर्चा में रहा, है ना। बीहड़ बोलते हैं, बीहड़ बन गए, इतने गहरे गहरे गड्ढे बन गए कि जो बागी थे इस क्षेत्र के वो आराम से छिप जाया करते थे। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए यहां पर आइए, तो ये भी आपको क्लियर रहे। रेंगती हुई मृत्यु नदी कौन सी? चंबल नदी के तट पर ये जिला आपका बसा हुआ है। और परियोजना की यदि हम बात करें तो आसन नामक प्रमुख नदी परियोजना यहां पर है, ये आपको पता हो। इसके अलावा यदि हम ज्योग्राफी की बात करें तो हमें यह भी देखना होता है कि यहां पर किस तरह के वृक्ष, यहां पर किस तरह का वेजिटेशन, फ्लोरा फौना, ये सब अवेलेबल है। तो यहां पर साथियों कटीले वृक्ष पाए जाते हैं, थॉर्नी आपके ट्री यहां पर पाए जाते हैं। और कटीले वृक्ष कब होते हैं? आप सभी जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में यदि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हुई है, किसी क्षेत्र में यदि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हुई है तो वहां पर कटीले वृक्ष होते हैं, उसी को शुष्क पर्णपाती वन भी कहते हैं। तो प्रश्न सीधे आएगा कि सबसे ज्यादा मात्रा में कटीले वृक्ष कहां पाए जाते हैं? मुरैना में। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा आप सभी जानते हैं सबसे कम होती है मध्य प्रदेश में। भाई मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड में होती है 55 सेंटीमीटर, और भिंड से ही लगा हुआ मुरैना, भिंड से ही लगा हुआ है, तो यहां पर भी 50 से कम की ही वर्षा देखने को मिलती है, और इस वजह से यहां पर कटीले वृक्ष देखने को मिलते हैं। यहां पर जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है, जिसपे हम श्योपुर में भी चर्चा कर चुके हैं कि श्योपुर मुरैना दोनों में, और कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में 8 नामीबियाई शेरों को वहां छोड़ा था। इसके अलावा चीतों को छोड़ा था। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2023 में यहां पर 12 दक्षिण अफ्रीका के चीतों को छोड़ा था। ठीक, तो दूसरे क्षेत्र से चीतों को लाके यहां बसाया जा रहा था, आप सभी जानते हैं। तो कुनो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो श्योपुर के अलावा मुरैना में भी है, चंबल अभ्यारण्य तो यहां पर है ही। सेम बातें यहां पर इंग्लिश मीडियम के साथियों के लिए भी मेंशन है कि भाई गली इरोजन कॉज्ड बाय चंबल रिवर
इन मुरैना इज कॉल्ड क्रीपिंग डेथ फॉर फार्मर। इसके अलावा मतलब रेंगती हुई मृत्यु, ये शहर जो है बैंक ऑफ चंबल पे है। यहां पर मेजर प्रोजेक्ट जो है वो आसन प्रोजेक्ट है। यहां पर दोस्तों थॉर्नी ट्री पाए जाते हैं, ठीक, जो कि 50 सेंटीमीटर से कम की वर्षा में होते हैं और इस मामले में हाईएस्ट नंबर यहां पर है। इसके अलावा यदि हम नेशनल पार्क की बात करें तो कुनो नेशनल पार्क यहां पर है, श्योपुर मुरैना दोनों के अंतर्गत आता है। और यहां पर सेंचुरी, चंबल सेंचुरी तो है ही साथियों। ये इसके पिक्चर है, आप देखें कटीले वृक्ष वहीं पर होते हैं जहां सबसे कम वर्षा होती है। और इसके अलावा ये गली इरोजन के बारे में आपको बता चुका हूं कि नदी इतने तेजी से बह रही है कि सब कुछ बहा कर ले गई। और आप सभी जानते हैं कि किसी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में जो सबसे ऊपरी सतह होती है, ठीक है, जो उसकी अपर लेयर होती है वही फर्टिलिटी वाली होती है, उसी में सारे मिनरल्स, उसी में सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। यदि वही बहा के कोई ले गया तो फिर वहां पर कैसे खेती संभव है। चलिए, इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद, साथियों मुरैना क्षेत्र में भी, साथियों मुरैना क्षेत्र में भी जो सरसों है, जो मस्टर्ड है, वो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। आप सभी को मैं हर बार हर लेक्चर में मेंशन करता हूं, एक जिला एक उत्पाद मतलब क्या, किसी भी जिले के किसी खास उत्पाद को जो वहां की विशेषता है उसे उस जिले के नाम से प्रमोट किया जाना, ताकि जब राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े तो उस क्षेत्र विशेष का भी नाम बढ़े, उस क्षेत्र विशेष में भी इकोनॉमी बूस्ट हो, वहां के लोगों को फायदा मिले जहां का वो एक्चुअल में है। तो सरसों जो है वो मुरैना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद की सूची में शामिल किया गया है। आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सरसों को और किस जिले के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, तो एक जिला एक उत्पाद किसी भी जिले के किसी खास उत्पाद को उस जिले के नाम से प्रमोट करना। क्यों? क्योंकि वो वहां की खासियत है। सरसों तो कई जगह हो रहा है थोड़ा थोड़ा, पर सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में होता है और यहां के सरसों की विशेषता है। तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब भी सरसों की मांग बढ़ेगी तो मुरैना क्षेत्र का नाम भी आगे बढ़ेगा और वहां का सरसों प्रमोट होगा तो वहां का उत्पादन, वहां के लोगों को फायदा होगा। यह यहां का मेन पर्पस है। चलिए, यदि अब अन्य तथ्यों की बात करें दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में मुरैना के अलावा दतिया, उज्जैन, ये ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक दो विधानसभा की जो सीटें हैं वो एससी कोटे के लिए रिजर्व है। यह आपको पता होना चाहिए। 3 जिले ऐसे हैं, एक तो मुरैना, एक दतिया और एक उज्जैन। जब हम दतिया और उज्जैन पढ़ेंगे तब भी इस पॉइंट को रिपीट करेंगे। मुरैना, दतिया, उज्जैन मध्य प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहां पर सर्वाधिक मतलब दो विधानसभा की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट हैं वो रिजर्व है साथियों एससी कोटे के लिए। इसके अलावा गन्ने की खोई से बिजली उत्पादन करना मुरैना की प्रसिद्धि है। गन्ने की जो खोई होगी, गन्ने का जो बचा हुआ अवशेष होगा, उससे बिजली उत्पादन किया जा रहा है। यहां पर सरसों, राई, बाजरा सर्वाधिक होता है, आपको क्लियर होना चाहिए। सरसों के अलावा राई और बाजरा, यहां के भैंस और गधे सर्वाधिक पाए जाते हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था, पहली सीमेंट फैक्ट्री मुरैना के बानमोर में 1922 में स्थापित की गई। ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है साथियों। यही बात यहां पर इंग्लिश में मेंशन है, हमारे दोनों मीडियम के साथियों के लिए व्यवस्था की गई है। इन द स्टेट्स मुरैना, दतिया, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट 2 असेंबली सीट रिजर्व फॉर एससी कोटा। एक तो ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम दी सुगर केन बैगेज, यह आपको क्लियर रहे। तीसरा, मस्टर्ड, राई, मिलेट यहां सबसे ज्यादा हो रहे हैं। चौथा, बफेलो के अलावा डंकी भी यहां पर बड़ी मात्रा में है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं। और प्रदेश का पहला सीमेंट फैक्ट्री जो है वो यहां पर स्थापित किया गया, वो भी 1922 में। अभी यहां पे नहीं नजर आ रहा है, पर आपको जो पीपीटी पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पर आपको पूरा कुछ नजर आएगा। इसके अलावा ऑयल मिल, ऑयल पशु आहार संयंत्र और मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी मुरैना में है। 3 बातें जरा समझना, एक तो ऑयल मिल, ऑयल पशु आहार संयंत्र और मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये 3 चीजें यहां पर विद्यमान है। मुरैना के बानमोर में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक केंद्र भी स्थापित किया गया। देखिए, मुरैना का बानमोर, एक तो 1922 में यहां प्रदेश का पहला सीमेंट
फैक्ट्री स्थापित हुआ उसके लिए प्रसिद्ध, और दूसरा मध्य प्रदेश द्वारा यहां पर औद्योगिक केंद्र स्थापित किया गया। तो बानमोर जो कि एक औद्योगिक केंद्र है, कहां का है, सीधे प्रश्न आएगा, कह देना मुरैना का है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर यदि हम देखें तो युग प्रणेता चंबलवाणी इस नाम से प्रमुख समाचार पत्र का प्रकाशन भी होता है। आप सभी जानते हैं इस तरह से प्रश्न बनते हैं, बताइए कौन सा समाचार पत्र के जिले का प्रसिद्ध है। तो यहां पर युग प्रणेता और चंबलवाणी यहां के प्रमुख समाचार पत्र हैं। मुरैना भिंड को बागियों का गढ़ भी कहते हैं और मुरैना को सरसों की नगरी भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो बागी लोग हैं वो ये जो अबनाली का अपरदन हुआ है, जो गली इरोजन हुआ, इसमें जो स्थान बना वहां पर छिपने का काम करते थे, उनका गढ़ यहां पर माना जाता था। यही बात यहां पर इंग्लिश में मेंशन है कि देयर इज एन ऑयल मिल, ऑयल एनिमल फीड प्लांट, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री बेस्ड ऑन मथुरा रिफाइनरी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेंटर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन बानमोर ऑफ मुरैना। इसके अलावा युग प्रणेता एंड चंबलवाणी न्यूज़पेपर यहां से निकलते हैं, यह आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी मुरैना भिंड कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ रेबल्स, मुरैना इज कॉल्ड द मस्टर्ड सिटी, मुरैना को सरसों नगर या मस्टर्ड सिटी के नाम से जाना जाता है, यह भी क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों चाहे नक्शे के माध्यम से 3-4 जरूरी फैक्ट्स को कवर करना हो, चाहे ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, एक जिला एक उत्पाद, अन्य तथ्य, इन सब के माध्यम से आपके सामने बातों को रखना हो, ये हमने रखने का प्रयास किया। सारी जरूरी बातें आपको रिकॉल कराई, शायद आपका रिवीजन हो गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। मतलब मुरैना से रिलेटेड एमपी जीके में आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उन सबको मैंने सम अप करके एक जगह लाने का प्रयास किया। इसके अलावा दोस्तों यदि ये जो पीडीएफ है ये आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, @सुनील श्रोती SUNEEL @SHROTI सुनील श्रोती इस टेलीग्राम आईडी पे जुड़ना है मेरे साथ। वहां पर लेक्चर के बाद जैसे ये लेक्चर अपलोड होगा उसके बाद ये वाला पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। पसंद आ रहे हो हमारे प्रयास तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने बाकी साथियों तक जरूर पहुंचाएं। मिलेंगे जिला दर्शन में अगले लेक्चर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।